हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM। स्वागत है आज की वीडियो में आप सबका। आज हम बात करेंगे ज्ञानदूत 2 के अंतर्गत। आज का अपना विषय है आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो आइए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक पर्यावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और आर्थिक पर्यावरण के अंग अथवा तत्व, कंपोनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पर्यावरण के बारे में हम सभी जानते हैं। पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, सामान्य रूप से वो पर्यावरण कहलाता है। लेकिन जब यही पर्यावरण आर्थिक क्रियाओं से जुड़ जाता है तो वो आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। हमारा पर्यावरण जिनसे हमारी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है, चाहे वो एक्सटर्नल पर्यावरण है या इंटरनल है, जिनसे भी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है, तो आर्थिक क्रियाओं को जोड़े रहने वाला पर्यावरण ही आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। यानी कि ऐसी सभी जो दशाएं हैं जो हम मनुष्य की धन अर्जित करने की क्रियाओं को प्रभावित करती है, चाहे वो परिस्थितियाँ राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक हो सकती है या प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो सकती है, जो धन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करे या जिनका व्यवसाय पर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, वो सभी परिस्थितियाँ हमारी आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित की जाती है। और मानव जीवन पर हम देखते हैं कि विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। देश में कितने संसाधन उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधनों की क्या स्थिति है, मानवीय संसाधनों की परिस्थितियाँ कैसी है, सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कैसी है, या हमारे तकनीकी विकास कितना हुआ है, सरकार की नीतियाँ कैसी है, श्रम संबंधी दशाएं कैसी है, बाजार की परिस्थितियां किस प्रकार की है। ये सभी दशाएं किसी न किसी रूप से मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आर्थिक पर्यावरण का अगर हम मीनिंग देखें सामान्य शब्दों में, तो देखिए, आर्थिक पर्यावरण का तात्पर्य मनुष्य की उन निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। आर्थिक पर्यावरण में वह सभी तत्व सम्मिलित हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे सभी तत्व जो मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं, मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, रिलेटेड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो आर्थिक पर्यावरण है वो मानव की आर्थिक क्रियाओं से मुख्य रूप से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य आय अर्जित कहाँ से कर रहा है, किस प्रकार से उसे व्यय करेगा, व्यय करने की उसकी कौन सी क्रियाएं हैं, ये इसमें सम्मिलित की जाती है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग या अन्य सभी वैधानिक क्रियाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो आर्थिक क्रियाएं जो भी क्रियाएं अर्थ से संबंधित है, चाहे वो कृषि से संबंधित क्रिया है, उद्योग से संबंधित क्रिया है या परिवहन संचार की क्रिया है, वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी और वो इसमें सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ जोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। से तात्पर्य हुआ कि जो आर्थिक पर्यावरण है वो मुख्य रूप से भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण से भी मुख्य रूप से प्रभावित होता है। हमारे आर्थिक पर्यावरण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है। भौगोलिक पर्यावरण की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें देश की स्थिति, धरातल की बनावट, मिट्टी,
या पानी कैसा है, खनिज संपदा हमारी किस प्रकार की है, देश में वन संपदा कैसी है, खनिज या शक्ति के साधन कैसे हैं, जलवायु कैसी है, ये सभी भौगोलिक परिस्थितियों में सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही सामाजिक पर्यावरण में हम देखें तो समाज के रीति रिवाज कैसे हैं, हमारे समाज की बनावट कैसी है, शिक्षा व्यवस्था वहाँ की कैसी है, या स्वास्थ्य कैसा है, ये सभी बातें सामाजिक में सम्मिलित की जाती है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी है या आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ये सभी राजनीतिक पर्यावरण में सम्मिलित की जाती है। तो इन सभी परिस्थितियों का आर्थिक पर्यावरण पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकार द्वारा मार्गदर्शन एवं संचालन, गाइडेड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। आर्थिक पर्यावरण मुख्य रूप से जो सरकार के नियंत्रण में या हम कह सकते हैं सरकार के मार्गदर्शन में ही चलता है। यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है, न्यूनतम हस्तक्षेप पाया जाता है। लेकिन यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पर सरकार स्वयं सारी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। इस प्रकार से जो आर्थिक पर्यावरण है उस पर सरकारी मार्गदर्शन का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्थिक पर्यावरण पर जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं और आधारभूत सुविधाओं में सम्मिलित की जाती है बिजली, पानी, शक्ति हो गई, परिवहन हो गया, या संचार, बैंकिंग और बीमा से संबंधित जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब इस आधारभूत ढांचे में सम्मिलित की जाती है और इन सभी का प्रभाव आर्थिक पर्यावरण पर दिखाई देता है। अगर ये सुविधाएं किसी भी देश में अच्छे से उपलब्ध है तो उस देश का विकास बहुत आसानी से, तीव्र गति से, तेज़ी से होता है, और यदि इनके अभाव है देश में तो विकास में बाधा उपस्थित हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, जनता का दृष्टिकोण, पब्लिक अप्रोच। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनता का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। जनता का दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य हुआ? जन दृष्टिकोण दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सादा जीवन और उच्च विचार, दूसरा है खाओ पियो और मस्त रहो। अब जब सादा जीवन और उच्च विचार वाली जो मानसिकता है तो उसमें देश का विकास तीव्र गति से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका मेन मोटो है कि बहुत कम खाइए आप और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करिए। तो जब कंजम्पशन कम होता है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन अगर मानसिक विचारधारा इस प्रकार की है जनता की कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ या मस्त रहो, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, उद्योगों का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का लगातार विकास होगा। और इस प्रकार से ये सब जब वो इस प्रकार से कंजम्पशन की क्रियाएं करेंगे तो और ज़्यादा धन कमाने की लालसा उनमें जागृत होगी। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं को लगातार गति मिलेगी, उनका विकास होगा। तो यहाँ पर जनता का दृष्टिकोण भी आर्थिक विकास को, आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, समाज में धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। समाज में धन का वितरण किस प्रकार का है? यदि समाज में धन का असमान वितरण होता है और धन का असमान वितरण है और आर्थिक सत्ता का संकेंद्रण हो जाता है तो इसका इफेक्ट होता है कि शोषण को बढ़ावा मिलेगा, समाज में कुंठा जागृत हो जाएगी, चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि क्रियाओं को बढ़ावा मिलने लगता है। तो समाज में धन का वितरण भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। पूंजी की उपलब्धता से ये तात्पर्य हुआ कि यदि देश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध है तो देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं या मानवीय संसाधन हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग होने लगेगा, और जिस देश में इन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग होता है वहाँ आय, रोजगार, विनियोग सभी बढ़ते हैं, देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। इस प्रकार से आर्थिक पर्यावरण की ये पूंजी की उपलब्धता भी आर्थिक पर्यावरण में दृष्टिगत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विचारधारा, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी कैसी है समाज, किसी भी देश की? पूंजीवादी समाज है, समाजवादी व्यवस्था है, मिश्रित है या गांधीवादी विचारों को स्थान दिया गया है, ये सभी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है।
जैसे हम देख लें कि यदि पूंजीवादी विचारधारा अपनाई गई है देश में, तो वहाँ पर निजी लाभ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, निजी संपत्ति देखने को मिलेगी, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जब प्रतिस्पर्धा है, अति उत्पादन, बहुत ज़्यादा नवप्रवर्तन, अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से आर्थिक विचारधारा मुख्य रूप से प्रभावित करती है। समाजवादी में सारी चीज़ें समाज के हाथ में, सरकार के हाथ में केंद्रित होगी, जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया जाएगा, निजी क्षेत्र का बिल्कुल उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। तो आर्थिक विचारधारा भी आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए, नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमिक। नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं या देश के समस्त संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है, देश का, सरकार का अधिकार पाया जाता है। और इसमें सरकार ये निर्धारित करती है कि किस साधन का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पहले किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन करेगा, उत्पादन कौन करेगा, कहाँ किया जाएगा, उत्पादन का मूल्य क्या रहेगा। ये सारे निर्णय सरकार द्वारा नियोजन के अंतर्गत लिए जाते हैं। और यदि मिश्रित प्रणाली उसमें कार्यरत है तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इस प्रकार के निर्णय लेती है, इस प्रकार के कार्य करती है, अपना सहयोग अर्थव्यवस्था के विकास में प्रदान करती है। दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। इस प्रकार से नियोजित अर्थव्यवस्था भी आर्थिक पर्यावरण की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नैतिक तत्व, मॉरल फैक्टर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनता का नैतिक स्तर कैसा है, ये उस देश की आर्थिक परिवेश को प्रभावित करेगा। यदि जनता का नैतिक स्तर उच्च है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी, लेकिन अगर जनता का नैतिक स्तर गिरा हुआ है तो वो येन केन प्रकरण, किसी भी तरह से उनकी मनोवृत्ति रहेगी कि कैसी भी तरह से मुद्रा अर्जित की जाए, पैसा अर्जित किया जाए। तो इस प्रकार से यदि वो आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देंगे, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से पैसा अर्जित करना है यहाँ पर, तो नैतिक तत्व भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इसकी सारी विशेषताएं हमने देखी, आर्थिक पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक पर्यावरण के अंग अथवा तत्व, कंपोनेंट और फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। देखिए, आर्थिक पर्यावरण के अंग और तत्वों से ये तात्पर्य हुआ कि हम देखते हैं कि पर्यावरण का, आर्थिक पर्यावरण हमेशा स्थिर नहीं रहता, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। और देश की आर्थिक समृद्धि और विकास देश के आर्थिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उनमें सबसे पहला तत्व आता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या सम्मिलित किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों में देश के प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रूप से भूमि हो गई, उस देश की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की किस्में कैसी है, या हम देख सकते हैं कि खनिज संपदा कहाँ किस प्रकार की पाई जाती है, जल संपदा कैसी है, कितनी मात्रा में जल अवेलेबल है, वनस्पति या धरातल की बनावट कैसी है, वनस्पति किस प्रकार की है, जलवायु और वर्षा किस प्रकार की है, ये सारे प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित किए जाते हैं। यदि किसी भी देश की प्राकृतिक दशाएं अनुकूल हैं और उनका अनुकूल है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, उनका दोहन किया जा सकता है, तो इसका इफ़ेक्ट होगा कि उस देश में आर्थिक विकास बढ़ेगा, उस देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। और इसके विपरीत यदि प्राकृतिक संसाधनों का किसी देश में अभाव पाया जाता है या उनका पर्याप्त मात्रा में हम विदोहन नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में उस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी या पिछड़ेपन जैसी स्थितियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, उपलब्धता मुख्य रूप से किसी भी देश की आर्थिक विकास को, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। मानवीय संसाधन देखिए, किसी भी देश में मानव ही उत्पादन करता है और मानव ही उपभोग करता है, यानी कि मानव ही काम करेगा और वो अपने लिए ही
प्रोडक्शन करता है। तो अगर मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मानवीय संसाधन कुशल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मानव शक्ति यदि कुशल है, बुद्धिमान है, स्वस्थ है, प्रशिक्षित है, तो देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। यदि किसी देश में श्रम शक्ति की कमी है, अकुशलता पाई जाती है श्रम शक्ति में, या अस्वस्थ है, तो इसका इफेक्ट आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होता है उस देश में। देश में यदि कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध है, कुशल मानव शक्ति उपलब्ध है, तो उस देश में तकनीकी विकास होगा, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी और नए नए आविष्कार जन्म लेंगे। तो इस प्रकार से मानवीय संसाधन की क्वालिटी और उपलब्धता भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारी समाज की व्यवस्थाएं हैं या जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, वो भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यदि समाज उन्नत है, प्रगतिशील है, वहाँ पर नई सोच है, तो उस देश का विकास, उस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। इसके विपरीत यदि समाज में परंपरागत रीति रिवाज पाए जाते हैं, पुरानी मानसिकता विद्यमान है, या सामाजिक व्यवस्थाएं हमारी अंधविश्वास पर आधारित है, रूढ़िवादी हैं, नैतिक मूल्य भी ऐसे हैं, तो वो देश का आर्थिक विकास पॉसिबल नहीं हो पाता। या हम कहते हैं कि हाँ, लोग आलस्य या भाग्य पर विश्वास करते हैं, सिर्फ कर्म नहीं करना चाहते, भाग्य के ऊपर चलते हैं, अंधविश्वास करते हैं या काम को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उस समाज का, उस देश का विकास संभव नहीं हो पाता। उसके लिए उससे सारा आर्थिक वातावरण दूषित होता है। सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में यदि यही सांस्कृतिक व्यवस्थाएं धर्म और संस्कृति के नाम पर यदि लोग आपस में लड़ते हैं, उनमें एकता नहीं है, तो देश में विकास कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा और देश का आर्थिक विकास संभव नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देश का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ये भी मुख्य रूप से आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यदि देश में नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, तकनीकी विकास है, तो उसका इफेक्ट होता है कि देश में कृषि उद्योग आदि का तेज़ी से विकास होगा, देश में उत्पादन लागतों में कमी होगी और नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, नए नए बाज़ारों की खोज की जाएगी, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। लेकिन यदि देश में वैज्ञानिक विधियां डेवलप नहीं हैं, तकनीकी विकास नहीं हो पाया है, तो उस देश का आर्थिक विकास भी संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक और तकनीकी परिस्थितियां भी आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप भी किसी भी देश के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। आर्थिक प्रणाली किस प्रकार की है? यदि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है तो निजी लाभ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रबंध कुशल होगा, शीघ्र निर्णय होंगे, इसका इफेक्ट होगा कि देश का विकास तीव्र गति से होगा। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं इस व्यवस्था में, शोषण को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है, व्यापार चक्र उत्पन्न हो सकते हैं, इस प्रकार से कुछ दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। यदि आर्थिक प्रणाली समाजवाद से संबंधित है, समाजवादी प्रणाली अपनाई गई है, तो इसका इफेक्ट होगा कि आर्थिक नियोजन किया जाएगा, कुशल और पेशेवर प्रबंध होगा, जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और मिश्रित आर्थिक प्रणाली है तो उसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों ही प्रणालियों के दोष दूर हो जाते हैं और दोनों क्षेत्र मिलकर आपस में सहयोग से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक प्रणाली का स्वरूप भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक प्रणाली। पॉलिटिकल सिस्टम देश का कैसा है? पॉलिटिकल सिस्टम भी देश के आर्थिक पर्यावरण को, आर्थिक वातावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यदि देश में राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है तो देश में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां अस्थिर है, राजनीतिक खतरे उत्पन्न हो जाते हैं,
तो इस ऐसी परिस्थितियों में विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। करंट आप देख लीजिए यहाँ पर, जो यूक्रेन और रूस की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन देशों में जब से राजनीतिक अस्थिरता या इस प्रकार का वातावरण है, उन देशों का विकास संभव ही नहीं है। उनका सारा पैसा युद्ध की शक्तियों में लग रहा है, युद्ध कार्यों में व्यय हो जाता है। तो वहाँ पर आर्थिक वातावरण एकदम से बिगड़ चुका है। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रणाली भी देश के आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाजार की स्थितियाँ, मार्केट कंडीशन। बाजार की स्थितियाँ कैसी हैं? यदि मार्केट में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान है तो सामान्य लाभों की स्थिति पाई जाएगी और अति उत्पादन हो सकता है, कम लागत हो सकती है, लागतें कम आएगी। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगी स्पर्धा की स्थिति में ये परिस्थितियाँ विद्यमान हो सकती है। यदि मार्केट में एकाधिकार की स्थिति विद्यमान है तो ऐसी सिचुएशन में लागतें ज़्यादा होंगी, कीमत ज़्यादा होगी वस्तुओं की और उपभोक्ताओं के शोषण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित बाजार है, ऐसे स्थिति में विविधतापूर्ण वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होंगी, वस्तुओं की वैरायटी उपलब्ध होगी, लाभ अधिक होंगे, विज्ञापन अधिक किए जाएंगे, विज्ञापन के कारण वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से बाजार की स्थितियां भी आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए, पूंजी एवं मुद्रा बाजार, कैपिटल एंड मनी मार्केट। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार यदि देश में उन्नत हैं, उनमें पूंजी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस देश का विकास तीव्र गति से होगा। विदेशी पूंजी पर वहाँ की निर्भरता समाप्त हो जाएगी और देश में कृषि, उद्योग, व्यवसाय सभी का तीव्र गति से विकास संभव हो पाएगा। बैंकिंग सेवाओं का विकास होगा, जिससे बचत, विनियोग और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार की स्थितियां भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। देश की आर्थिक विकास मुख्य रूप से देश की शिक्षा प्रणाली पर भी निर्भर करता है। देश में यदि शिक्षा प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध है, तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है, सामान्य शिक्षा की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, तो वहाँ निरंतर आर्थिक प्रगति का वातावरण देखा जा सकता है। शिक्षा का प्रभाव हम देख सकते हैं कृषि, उद्योग, व्यापार आदि समस्त क्रियाओं पर पड़ता है। तो इस प्रकार से यदि शिक्षा प्रणाली उन्नत है, तकनीकी और सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध है, प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं विद्यमान है, तो देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से संभव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियाँ, कौन कौन सी आर्थिक नीति है सरकार की? आर्थिक नीतियों में औद्योगिक और लाइसेंस नीति हो सकती है, कृषि नीति, मौद्रिक और राजकोषीय नीति, श्रम नीति, मूल्य नीति, रोजगार नीति आदि विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियाँ सम्मिलित की जाती है और ये सभी नीतियाँ देश के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। यदि देश में सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं प्रगतिशील है, सुदृढ़ नीतियाँ हैं, तो देश में विकास को प्रोत्साहित करेगी, जिससे उत्पादन, आय, बचत, विनियोग सभी क्षेत्रों में वृद्धि संभव हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। देश में जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति, देश की जो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ हैं, ये भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। तेजी के समय में सरकार मुद्रा और साख की मात्रा में कमी करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकती है। मंदी के समय में सरकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके, साख की मात्रा में वृद्धि करके मंदी की स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। इस प्रकार से मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, मुद्रा और साख की मात्रा को एडजस्ट किया जा सकता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार अपनी आय की व्यवस्था कर सकती है, विभिन्न प्रकार के करों की मात्रा में वृद्धि करके या कर प्राप्त करके अपनी आय को बढ़ा सकती है और उन आयु सहाय की या उन करों की राशि को जन कल्याण के कार्यों पर व्यय किया जा सकता है। इस प्रकार से मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ भी आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रम संबंधी परिस्थितियाँ एवं श्रम संनियम, लेबर कंडीशंस एंड लेबर लॉ।
देश की जो लेबर कंडीशंस हैं वो भी देश के आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है और सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत भी लेबर ही है। उत्पादनकर्ता भी वही है और उपभोगकर्ता भी वही है। यदि एक किसी देश में पर्याप्त और कुशल श्रम शक्ति विद्यमान है, श्रम विभाजन की स्थितियां विद्यमान है, साथ ही औद्योगिक और श्रमिक संबंध मधुर हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छी कार्यदशाएं विद्यमान होंगी, अच्छी कार्यदशाएं डेवलप हो जाएगी, देश के तीव्र गति से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और इसके विपरीत यदि कुशल श्रम शक्ति का अभाव पाया जाता है, श्रम प्रवासी प्रकृति का है, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन में रुकावट है, उच्च कुशलता का नहीं है, तो उस देश का आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्थिक संनियम, इकोनॉमिक लॉज कैसे हैं किसी भी देश में। यदि देश में विभिन्न प्रकार के जो श्रम कानून हैं या औद्योगिक कानून है, व्यावसायिक कानून हो सकते हैं, कारखाना अधिनियम या विभिन्न करों से संबंधित जैसे भी जो भी अधिनियम है, चाहे वो आयकर से संबंधित है या बिक्री कर हो सकता है, तो सभी प्रकार के ये जो संनियम हैं ये भी आर्थिक वातावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, इंटरनेशनल कंडीशंस कैसी हैं देश की। देश की इंटरनेशनल स्तर पर किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की वो जिसको हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंध किस प्रकार के हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में हम किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मधुर संबंध यदि डेवलप हैं तो देश का आर्थिक विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल है, तो देश के आर्थिक विकास पर उनका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी सहायता और विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसीज़, हमारी विदेश नीति कैसी है या विदेशी सहायता हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। यदि विदेश नीति हमारी अच्छी है, प्रतिनिधि मंडलों के आवागमन आसानी से होता है, विदेशों से हमारे संबंध मधुर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण का निर्माण होगा और मधुर संबंधों के कारण आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्राप्त होगा, जिसका इफेक्ट होगा देश का आर्थिक वातावरण सुदृढ़ होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत यदि अंतर्राष्ट्रीय तनाव, कटुता, घृणा या युद्ध जैसी स्थितियां विद्यमान है तो आर्थिक सहयोग में कमी पाई जाएगी और आर्थिक पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिवहन और संचार व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी देश का किस प्रकार का है। यदि देश में परिवहन और संचार की सुविधाएं कुशल हैं, अच्छी मात्रा में विद्यमान है, तो इसका इफेक्ट होता है कि देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि देश के आर्थिक परिवेश पर मुख्य रूप से परिवहन और संचार का प्रभाव पड़ता है। और यदि देश में परिवहन और संचार की कुशल व्यवस्था नहीं है, इनका अभाव है, रेल, सड़क, वायु या जल परिवहन का अभाव है, तो देश के आर्थिक विकास पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति देश के लोगों का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। यदि हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु यानी भौगोलिक पर्यावरण उपयुक्त है, तो दीर्घ काल तक उन्नति हमारा देश करेगा। पर्यावरण से ही जनजीवन प्रभावित होता है, चाहे वो आर्थिक जीवन है या अन्य प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। ये सारा जनजीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है, तो पर्यावरण को संतुलित रखना आवश्यक है। यदि देश में जनता का दृष्टिकोण पर्यावरण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण पाया जाता है, पर्यावरण के प्रति यदि वो सजग हैं, सतर्क हैं, तो उसका दीर्घकालीन परिस्थितियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि पर्यावरण को दूषित रखते हैं तो स्वास्थ्य परिस्थितियों पर और अन्य परिस्थितियों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, साहसी एवं नव प्रवर्तन, एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन, देश में तकनीकी आविष्कार किस प्रकार के हैं, उन आविष्कारों को अपनाने के लिए, जोखिम लेने के लिए पब्लिक की सीमा तक तैयार रहती है। यदि साहसी और में नव प्रवर्तन की इच्छाएं पाई जाती है, नव प्रवर्तन का साहस पाया जाता है,
तो ऐसी सिचुएशन में उस देश का तीव्र विकास संभव हो पाता है। लेकिन यदि जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, किसी भी प्रकार से नव प्रवर्तन करने की क्षमता विद्यमान नहीं है, तो देश का तीव्र गति से विकास संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या की स्थिति देश में क्या है? यदि जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है या किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, तो वहाँ पर रहन सहन, खान पान या जिसको हम कह सकते हैं कि अन्य संसाधनों की स्थिति अच्छी पाई जाएगी, इन संसाधनों का विकास होगा। और दूसरी तरफ इसका एक प्रतिकूल प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि जिस क्षेत्रों में जनाधिक्य की स्थिति विद्यमान है, वहाँ पर बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, अनैतिक कार्य आदि समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखे आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ यदि आपको इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से, किस प्रकार से आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। साथ ही आपका किसी भी प्रकार का जिज्ञासा है तो आप दिए गए पते पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू वेरी मच।